हेलो एवरीवन। सो प्रोग्राम एफिशिएंसी चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने यहाँ तक टॉपिक्स कवर कर लिए थे, दैट इज़ 7.3.2 गाइडलाइंस फॉर कंप्यूटिंग कॉम्प्लेक्सिटी। अब हमें डिस्कस करना है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी हम किसकी निकालते हैं? एल्गोरिदम की। और कॉम्प्लेक्सिटी का मीनिंग क्या होता है कि उस एल्गोरिदम को रन करने में हमें कितना टाइम चाहिए और कितना मेमोरी स्पेस चाहिए। तो जितना कम टाइम लगेगा और जितने वो स्पेस कम एक्वायर करेगा उतने ही अच्छी उसकी क्या होगी? कॉम्प्लेक्सिटी। तो उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा एल्गोरिदम जो है वो लार्ज डेटा या बल्क ऑफ डेटा पे इम्प्लीमेंट करने के लिए अच्छा है या नहीं। सो उस कॉम्प्लेक्सिटी को पर्टिकुलर एल्गोरिदम में कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टेप्स है जो हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो कॉम्प्लेक्सिटी में हमको पर्टिकुलरली इन 5 गाइडलाइंस के ऊपर फोकस करना है और इन्हीं के थ्रू हम आगे बड़ी बड़ी एल्गोरिदम्स में कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट है आपका लूप्स, देन नेस्टेड लूप्स, consecutive statements, if then else statements and last is logarithmic complexities। इसके अलावा भी बहुत होता है, लेकिन आपके पर्टिकुलरली 12th सिलेबस के अंदर सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को कवर कर रखा है क्योंकि आप अपने कोड के अंदर जनरली यही चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हो। सो फर्स्ट है आपका लूप्स। लूप्स के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो यू कैन सी द रनिंग टाइम ऑफ अ लूप इज at most equal to the running time of the statements inside the loop multiplied by the number of iterations। ओके, सो इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं एंड देन अगेन हम डेफिनेशन को रीड आउट करेंगे तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि डेफिनेशन के अंदर लिखा क्या है, लूप्स के स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। ओके, सो देखिए जैसे कि एग्जाम्पल फॉर आई इन रेंज एन एम इज इक्वल्स टू एम प्लस टू। सो आपको हम बात करें यहाँ पे लूप की कॉम्प्लेक्सिटी पर, तो जितने टाइम आपका लूप चल रहा है जितने नंबर्स के लिए वो हम लिखेंगे लूप एग्जीक्यूटेड 10 टाइम्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लूप कितनी बार रन कर रहा है? n टाइम्स। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया? इटरेशंस कितने हैं यहाँ पर? n। और उसके अंदर जो ये स्टेटमेंट लिखा है उसको हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसको हम कुछ टाइम देते हैं। सो m इक्वल्स टू एम प्लस टू। तो इसका सपोज हमें 1 सेकेंड 2 सेकेंड ऐसा कुछ पता नहीं है तो हम इसको अज्यूम करते हैं कांस्टेंट c। तो इसका कितना है? कांस्टेंट c। सपोज यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स होते हैं, m इक्वल्स टू एम प्लस टू एंड n इक्वल्स टू n प्लस थ्री, ऐसा कुछ भी रैंडमली 2 स्टेटमेंट्स होते हैं। तो फिर हम इनको टाइम कैसे c नहीं देते, हम क्या करते हैं कि c टाइम का मतलब क्या हो गया कि कन्फ्यूजन हो जाएगा किस टाइम की हम बात करें, इस स्टेटमेंट की उसके नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट की। तब हम टाइम को कैसे डिवाइड करते हैं? c0 एंड c1, फिर और भी स्टेटमेंट्स तो c2 c3 c4 एंड सो ऑन। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करने वाले? इटरेशंस तो कितने हैं? n, और उसमें स्टेप्स कितनी है? 1 स्टेप है ओनली। तो उसके लिए हमने टाइम यहाँ पे क्या अज्यूम किया है? c ओनली, क्योंकि यहाँ पे एक ही स्टेप है तो कोई प्रॉब्लम वाली कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, c0 c1 c2 रखने की जरूरत ही नहीं, ओनली 1 स्टेटमेंट विल टेक ओनली c। ओके, सो हमें यहाँ पे क्या करना है? अब आप इसको आप रीड कर दीजिए कि जो रनिंग टाइम है लूप का वो किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू द रनिंग टाइम ऑफ द स्टेटमेंट्स इनसाइड द लूप। रनिंग टाइम ऑफ द स्टेटमेंट इनसाइड द लूप, लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स रन कर रहे हैं, कितने कितने स्टेटमेंट यहाँ पे रन कर रहे हैं? 1 स्टेटमेंट, और उसका टाइम रनिंग टाइम लिखा है ना। सो स्टेटमेंट का रनिंग टाइम क्या लिया है हमने? c। ओके, सो रनिंग टाइम ऑफ द स्टेटमेंट इनसाइड द लूप दैट इज c इज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ इटरेशंस, और नंबर ऑफ इटरेशंस कितने हैं? n, दैट मीन्स c इंटू n। सो हमारा यहाँ पे टाइम कितना हुआ लूप के लिए? टाइम जो यहाँ पे लूप के अंदर स्टेटमेंट्स है उसका टाइम c इंटू नंबर ऑफ इटरेशंस। ओके, नंबर ऑफ इटरेशंस कितने यहाँ पर? n। सो हम यहाँ पे लिख रहे हैं c इंटू n। सो टोटल टाइम टेकन इज इक्वल्स टू c इंटू एन cn। और हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को डिनोट करने के लिए हमने पढ़ा था बिग ओ नोटेशन लास्ट क्लास में। सो आप कॉम्प्लेक्सिटी को डिनोट करने के लिए बिगो नोटेशन का यूज़ करते हो। बिगो नोटेशन को कैसे लिखा जाता है? बाहर कैपिटल O और ब्रैकेट के अंदर जो भी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी आई है, तो यहाँ पर आई है cn। ओके, सो यहाँ पे n की देखिए जो नंबर ऑफ इटरेशंस है उसी की हम हाईएस्ट टर्म को यूज़ करते हैं। यहाँ पे n अकेला है तो उसकी पावर 1 अकेली है तो हम दैट मीन्स n लेंगे। सपोज यहाँ cn प्लस cn स्क्वायर होता तो हम यहाँ पे हाईएस्ट टर्म n स्क्वायर है तो यहाँ पे आपका जो O है यहाँ पे n स्क्वायर आता। हमको डोमिनेंट टर्म लेना है, यानी जो हाईएस्ट पावर है। यहाँ पे अकेला n है तो यहाँ पे बिग O ऑफ n हो जाएगा। तो ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लूप्स के केस में।
ऐसे ही आपका नेस्टेड लूप्स होता है, प्रोसीजर सेम रहेगा, बट नेस्टेड लूप में क्या बोला है, फॉर नेस्टेड लूप्स टोटल रनिंग टाइम इज प्रोडक्ट ऑफ द साइजेस ऑफ ऑल द लूप्स, यानी लूप्स के अंदर जो भी साइजेस है उन सब का प्रोडक्ट। सो आप यहाँ देखिए जो हमने अभी लूप्स पढ़े थे उसी से रिलेट करता हुआ उसके टर्म्स में हम समझते हैं। लूप्स में हमने देखा था कि क्या करना होता है, हमको नंबर ऑफ इटरेशंस को मल्टीप्लाई करना होता है जो इसके स्टेप्स है उसके टाइम से। ओके तो यहाँ स्टेप्स कितना है 1, तो हमने इसका टाइम सपोज माना है c, तो ये तो हो जाएगा c इंटू एन। और अगर वो किसी लूप के अंदर है, जैसे कि ये लूप के ऊपर एक और लूप है, तो वो जो लूप है उसके इटरेशंस भी और एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो पहले जो था भाई इसका टाइम c इंटू एन जो लूप में करना होता है सिंपली, और इसके ऊपर एक और लूप है तो एक और बार ये क्या हो जाएगा इंटू एन। तो यहाँ पे आपका बनेगा c इंटू एन इंटू एन। सो आपके जब नेस्टेड लूप्स होंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी c इंटू एन सी एन स्क्वायर। हाइएस्ट टर्म अगेन यहाँ पे अकेले एन स्क्वायर है तो बिग ऑफ एन स्क्वायर। फिर है आपके कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट्स। कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट्स का मतलब होता है एक स्टेटमेंट के बाद जस्ट बाद ऐसे स्टेटमेंट के ऊपर स्टेटमेंट्स। सो कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट का सिंपल टर्म होता है कि सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज आप सेपरेटली निकालिए और फिर इन सबको ऐड कर दीजिए। ओके जैसे लूप है तो लूप की हमने निकालना था अलग से, एक स्टेटमेंट है उसके हमें निकालना भी आई गया, नेस्टेड लूप है उसका निकालना आई गया, फिर उन सबके सेपरेट कुछ कोड को सेपरेट करके और फिर उन सबकी अलग अलग निकाल के टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज उनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। सो कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें क्या करना है, सिंपली ऐड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ईच स्टेटमेंट। तो देखिए सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेटमेंट पर गए x इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। यहाँ पे ना तो कोई लूप है ना इसके साथ कुछ, एक सिंपल स्टेटमेंट है तो इसका टाइम, ये सिंपल एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का हम क्या मानते हैं c। लेकिन हमें पता है कि आगे भी हमें और स्टेटमेंट्स मिलने वाले, जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, तो इसमें कन्फ्यूजन ना हो, सी सब जगह लेने की वजह मैंने क्या बताया था, हम इसको सेपरेट कर देंगे, C0 C1 C2 इस तरीके से डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट टाइम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सपोज है C0, फिर क्या है लूप, और लूप की निकालना भी हमने सीखा था। लूप के अंदर जितने स्टेटमेंट्स हैं एक ही स्टेटमेंट है तो इसकी हमने मान लिया सपोज C1, क्योंकि C0 तो नेक्स्ट वाले की हमने मान लिया C1, तो C1 इंटू जो इटरेशन है इसके अंदर, तो लूप के इटरेशन कितने हैं n, तो C1 इंटू एन। ओके तो इस वाले पर्टिकुलर ब्लॉक का आ गया C1 इंटू एन, इसकी हो गई हमारी C0। फिर वैसे हम इसकी निकालेंगे, यहाँ पे देखिए नेस्टिंग हो रही है, तो नेस्टिंग के लिए हमने क्या किया था, स्टेप साइज इंटू इसका लूप। सो स्टेप साइज यहाँ पे C0 C1 लिया तो इस स्टेप साइज का हो गया C2। सो C2 इंटू एन, और इस पर भी लूप है वापस तो इंटू एन, तो C2 इंटू एन इंटू एन। तो हमने पर्टिकुलरली सबकी निकाली सेपरेटली, C0 इसकी हमारे ये C1 इंटू एन और इसकी इतनी है ये C2 इंटू एन स्क्वायर। अब हमको सबको क्या करना है, ऐड करना है। सो ये हो जाएगा C0 प्लस C1 इंटू एन प्लस C2 इंटू एन स्क्वायर। ओके अब इसमें देखिए डोमिनेंट टर्म क्या है, हाईएस्ट टर्म, तो हाईएस्ट टर्म हमें दिख रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे n है, यहाँ पे n स्क्वायर है, हाईएस्ट जो है n की पावर क्या है स्क्वायर। सो हम यहाँ पे जो डोमिनेंट टर्म है उसको लिखेंगे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर। सो ये हो गया बिग ऑफ n स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको सभी की कॉम्प्लेक्सिटीज़ निकालनी है। कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कब ऐड करना है और कब हमें लूप वाइज निकालना है। तो अब देखिए इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट, इफ़ और एल्स का भी सेम कॉन्सेप्ट है, बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कब हमको कौन सी कंडीशन या कौन से स्टेटमेंट पे हमको उसको टाइम के अंदर काउंट करना है, C0 और C1 टाइम उसको देना है और कब नहीं देना है। तो देखिए अगर यहाँ पे सिर्फ इफ़ होता, इफ़ के साथ पे कोई कंडीशन, टेस्ट कंडीशन नहीं होती, तब हम इसको कोई टाइम नहीं देते, लाइक C0 C1 C2 हम कुछ कंसिडर नहीं करते, हम इसको लीव कर देते हैं। लेकिन अगर इसके साथ टेस्ट कंडीशन है तो हम उसको भी एक टाइम के अंदर कंसिडर करेंगे, यानी इसको हमें कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देनी पड़ेगी, लाइक C0। तो यहाँ पे लिखा है टाइम टेकन बाय द टेस्ट, ये भी कंसिडर होगा, प्लस टाइम टेकन बाय ईदर द पार्ट, चाहे इफ़ के अंदर कोई स्टेटमेंट हो रहा है चाहे एल्स के अंदर स्टेटमेंट हो रहा हो, उनको तो हम कंसिडर करेंगे। उसके साथ में हमें इफ़ और एल्स के साथ में कंडीशन है उसको भी टाइम के रूप में लेना है। सो इफ़ और ये टेस्ट कंडीशन, तो इसको हमें कोई टाइम देना पड़ेगा, तो इसको सपोज हमने दे दिया C0, फिर इसके अंदर ये स्टेटमेंट है तो इसको तो हमें C1 देना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम। फिर एल्स, एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं है तो इसको हम कोई टाइम नहीं देने वाले हैं। फिर है फॉर लूप, लूप आ गया, लूप का हमने क्या पढ़ा था, लूप n
मल्टीप्लाई होगा इसके अंदर के टाइम से, ओके, इसके स्टेटमेंट से। सो n इंटू इसके अंदर देखिए टाइम, इफ़ वापस ब्लॉक के अंदर ब्लॉक आ गया इफ़ का, और इफ़ का हम क्या देते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर इसके साथ कंडीशन हो तो देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे, बट यहाँ पे कंडीशन है तो हम इसको नेक्स्ट टाइम देंगे। इसको C0 दिया, इसको C1 दिया, तो ये क्या हो गया आपका C2, और ये लास्ट क्या हो जाएगा C3। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये क्या हो जाएगा C3। तो C0 C1 C2 C3। अब ये देखिए ये जो दो स्टेटमेंट है ये दोनों लूप के अंदर है, तो ये हो जाएगा C2 प्लस C3 इंटू एन हो जाएगा। आप लिखते हैं C2 इंटू एन प्लस C3 इंटू एन, या आप C2 प्लस C3 लिखिए, एन कॉमन ले लीजिए, एक ही बात है, ओके। सो यहाँ पे हमने देखा पहले C0, फिर इन सबको ऐड करना है, सिंपल। जब हम बहुत सारे ब्लॉक्स है अलग अलग, तो उनको फिर एक एक का निकाल के सेपरेटली ऐड करना है। सेम कॉन्सेप्ट जो भी हमने पहले पढ़ा था। तो सबसे पहले इसका निकाल था C0, फिर इसमें प्लस हो जाएगा इसका C1, प्लस यहाँ पे इसका हो जाएगा n इंटू C2 प्लस C3, ओके। सो C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू एन। इसमें हाईएस्ट टर्म कौन है, n ही है, तो बिग ऑफ n। इस तरीके से इफ एल्स निकलता है। फिर आपका लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी, लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी आपका तब यूज़ आता है या तब आएगी लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी जब आप जो इनपुट साइज दे रहे हैं, सपोज आपने लिस्ट दी है 10 नंबर्स की, है ना, आपने इनपुट दिया है। सो आपका जब प्रॉब्लम डोमेन जो है हर इटरेशन के अंदर हाफ होता जा रहा है, हर इटरेशन के अंदर आपकी सर्चिंग जो है हाफ हो रही है। जैसे कि बाइनरी सर्च जो हमने रिकर्शन के अंदर पढ़ा था, हमने फर्स्ट टाइम इटरेशन किया तो हमारे पास 10 था। नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे तो वो साइज़ क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, सिर्फ हाफ पार्ट में वो सर्च करेगा, उसके नेक्स्ट इटरेशन में वापस हाफ हो जाएगा। तो जब हमारा प्रॉब्लम साइज हाफ में हर बार डिवाइड हो रहा है, तब हमारा लॉगरिथमिक जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो फाइंड आउट करने का रहेगा, ठीक है। तो ये कब आता है लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी, ये हमको ध्यान रखना है, ओके। और ये हम निकालेंगे कैसे, वो हम नेक्स्ट में स्टडी करेंगे। तो ये कुछ स्टेप्स है, ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बिल्कुल एक तरीके से बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स है जिनको आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि कब कौन सी कंडीशन में हमको डायरेक्टली क्या कॉम्प्लेक्सिटी लिखना है। बट हमको फाइंड आउट करना आ गया, फाइंड करना बहुत ईजी है, तो इन टिप्स के से कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। फिर बेस्ट, एवरेज एंड वर्स्ट केस। बेस्ट केस क्या होता है, जैसे कि आपने बाइनरी सर्च किया है, ओके। तो बेस्ट केस क्या होगा, आपके पास जो पूरी लिस्ट है उसमें फर्स्ट इटरेशन के अंदर ही जो आपने मिडल निकाला है, मिड वैल्यू निकाली है, वही आपकी सर्चिंग एलिमेंट है, ओके। तो अब बाइनरी सर्च में मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आपको तभी समझ आएगा जब आपको बाइनरी सर्च समझ में आएगा। तो बाइनरी सर्च एक बार आप समझिएगा, फिर इस बात को वापस से ध्यान से सुनिए। बाइनरी सर्च का मतलब होता है कि हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट सर्च कर रहे हैं और हर बार अपनी लिस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते जा रहे हैं हर इटरेशन के अंदर। तो अगर हमको फर्स्ट टाइम में ही जो हम एलिमेंट सर्च कर रहे हैं वो मिल गया, मिडिल एलिमेंट वही है, तो हमारा बेस्ट केस हो गया। और अगर हमारा एलिमेंट जो है लिस्ट के स्टार्टिंग में या एंड में, ओके, तो हमको इटरेशन ज़्यादा चलाना पड़ेगा, हर बार हाफ करेंगे, लास्ट वाला एलिमेंट हमको सर्चिंग में मिलेगा, तो हमारा हो गया वर्स्ट केस। और एवरेज केस क्या होता है, ना मिड में है ना एंड में, वो कहीं बीच में है, तो हमको 3-4 इटरेशंस के बाद मिलेगा, तो हो गया हमारा एवरेज केस, ओके। तो ये तीनों ही केसेस के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका एक एग्जाम्पल गिवन है, आपका लीनियर अप्रोच फॉर प्राइम टेस्ट, और इसके अंदर आपको कैलकुलेट करनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो जो अभी हमने 5 गाइडलाइंस पढ़ी थी लूप्स वाली, वही इसके अंदर इम्प्लीमेंट करनी है और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, इस कोड की, इस एल्गोरिदम की। तो देखिए यहाँ पे कोड गिवन है, सबसे फर्स्ट क्या एक स्टेटमेंट है, तो इसका हो गया C0, जैसा हमने सीखा था, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने ले लिया C0 से। पर्टिकुलरली सेपरेटली, मतलब एक पर्टिकुलर हम एक सेपरेट कोड्स को डिवाइड करके उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ निकाली, फिर ऐड करेंगे जो हमने अभी सीखा था। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो इसको हमने दे दिया C0। फिर नेक्स्ट हम इसको क्या दे देंगे C1, क्योंकि यहाँ पे भी सिंपल असाइनमेंट हो रही है। फिर यहाँ पे लूप चल रहा है ना, और लूप के अंदर मतलब n है तो n से मल्टीप्लाई होगा, और कौन कौन मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे इफ़ के साथ कंडीशन है तो इसको भी टाइम मिलेगा। तो ये C0 था, ये C1 था, तो नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा C2, और ये हो जाएगा आपका C3। इसको भी आप चाहें तो C4 दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर में, है ना, और नहीं दे तो भी कुछ नहीं होगा। सो यहाँ पे हमने देखा n के अंदर, इस लूप के अंदर कौन कौन है, C2 एंड C3। तो n इंटू कौन आ जाएगा C2 प्लस C3, और उससे पहले प्लस कौन कौन हो रहा है C0 एंड C1। तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या रहेगी C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 जो लूप के अंदर था इंटू n, प्लस यहाँ पे वापस कंडीशन है इफ़ के साथ, तो इसको ले लेंगे C4, प्लस एक स्टेटमेंट है C5, और ये भी एक स्टेटमेंट है C6। L के साथ कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए हमने इसको कंसिडर नहीं किया, बस इन सबको ऐड किया है। फिर इसमें सिंपली आपको देखना है, यहाँ आपको ये टर्म नहीं लिखो तो भी चलेगा, डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं। इसमें हाईएस्ट टर्म कौन है, n की, सिर्फ अकेला n ही है, तो बिग ऑफ n आपका क्या हो गया
फॉर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसी तरीके से आपके और भी कुछ एग्जाम्पल्स है जो इस PDF के अंदर है, वो आपको खुद से ट्राई करने हैं। अगर कहीं डाउट आते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट हम एक नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे। थैंक यू सो मच।